आज हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या हैं, किस तरह काम करते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, आज सारा का सारा हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स है क्या? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। आप केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ाए होंगे कि कैटालिस्ट का काम क्या है, कैटालिस्ट क्या है। कैटालिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो हम यहाँ पर एनिमल और प्लांट या किसी भी मतलब के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहेंगे इस कैटालिस्ट को। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या है? ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे अंदर हो रही है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर थ्री डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। मोस्ट एंजाइम जो होते हैं वो थ्री डायमेंशन में होते हैं, जैसे कि उसकी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन आपने सुना होगा कि हमारी अर्थ ग्लोब है, हमारी अर्थ को नाम देते हैं ग्लोब, ग्लोबुलर प्रोटीन। इस वजह से ग्लोब मतलब के थ्री डायमेंशनल। और ये भी बात आप क्लियर कर दें कि इंजाइम जो है कि सारे के सारे प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं, लेकिन सब की सब प्रोटीन जो है वो सब की सब इंजाइम्स नहीं है। ठीक है, ये भी आप बात क्लियर कर दें। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी कि सम स्पेशल आरएनए स्पीशीज आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स एंड आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। कुछ आरएनए की स्पीशीज होती हैं जो कि मतलब के एंजाइम्स का काम करती हैं, उन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं, जो कि 1980 ईस्वी को थॉमस सीच और सिडनी अल्टमैन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, उसकी हमारे पास एक मिसाल है हैमरहेड राइबोजाइम्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं हैमरहेड राइबोजाइम्स एंजाइम्स की शक्ल। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स की एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और हर एंजाइम्स के पास एक डिंपल या ग्रुप शेप की स्ट्रक्चर होती है, स्पेसिफिक शेप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट, जहाँ पर सबस्ट्रेट या कोफैक्टर है या पेरोस्थेटिक ग्रुप है वहाँ आकर अटैच होते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट होती है जहाँ पर हमारा केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स का चलता है। ठीक है, सबस्ट्रेट वहाँ के फिट हो जाते हैं, फिर वहाँ से प्रोडक्ट की सूरत में निकलते हैं। हम उस साइट को एक्टिव साइट कहेंगे और बाकी साइड को हम एलोस्टेरिक साइड कहेंगे। ठीक है, एक्टिव साइट्स जनरली ऑक्यूपाई लेस देन 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम्स। अब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम्स का है उसका मैक्सिमम 5% एक्टिव साइट होता है, बाकी 95% दूसरी एलोस्टेरिक साइट या बाकी जो रेस्ट ऑफ साइट रेस्ट साइट ऑफ एंजाइम्स है वो 95% है और मैक्सिमम 5% है वो एक्टिव साइट ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, एक्टिव साइट हैज ए स्पेसिफिक शेप ड्यू टू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम पढ़ के आए कि ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक शेप है टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। ए चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। अगर प्रोटीन की शेप में चेंज आ गया, ठीक है, प्रोटीन की शेप अफेक्ट हो गई तो एक्टिव साइट भी अफेक्ट होगा, और अगर एक्टिव साइट अफेक्ट हो गया तो जाहिर बात है हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन है वो भी अफेक्ट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। हम आगे चलते हैं। एक्टिव साइट को हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक बाइंडिंग साइट और दूसरी है कैटालिक साइट। अब बाइंडिंग साइट क्या है? इट चूजेस द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स इट टू एक्टिव साइट। ये सबस्ट्रेट को चूज करती है और बॉन्ड बनाती है। ठीक है, फिदाउसन, एक्टिव साइट क्या? हेलो जी सर। फिदाउसन, एक्टिव साइड जी के थोड़ा रिपीट कयो वरी। सॉरी जी फॉर सर। डिस्टर्ब। सर डोंट वरी सर। एक्टिव साइट वो साइट होती है, आप देखेंगे एंजाइम्स की स्ट्रक्चर बहुत ही कम्प्लेक्स होती है और हर एंजाइम्स के पास एक डिंपल या ग्रूव ऑफ स्पेसिफिक शेप होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। वहां पर सबस्ट्रेट आके फिट होता है जहां पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। और जो एक्टिव साइट है वो एंजाइम्स के टोटल सरफेस एरिया का 5% जगह ऑक्यूपाई करती है, बाकी जो रेस्ट ऑफ साइड है वो 95% है। ठीक है, इसकी जो एक्टिव साइट है इसकी स्पेसिफिक शेप है क्योंकि इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है जिसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन पहले भी पढ़ा है। ठीक है, जो अगर हमारे पास ये एक एंजाइम से, ठीक है, उनकी शेप में अगर कोई चेंजिंग आ जाती है या प्रोटीन के शेप में कोई चेंजिंग आ जाती है तो जाहिर बात है एक्टिव साइट में भी चेंज आ जाएगा, एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी। अगर एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई तो वहां पर सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाएगा, अगर वहां पर सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाया तो हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है,
तो एक्टिव साइट को हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक बाइंडिंग साइट और दूसरी कैटालिक साइट। बाइंडिंग साइट क्या है, सबस्ट्रेट को चूज करती है और वहाँ पर वो बांड बनाती है, ठीक है। और कैटालिटिक साइट क्या है, जो कैटालिटिक फंक्शन है, एक्शन है, जो इंजाइम्स का काम करता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनती है, वो कैटालिटिक साइट का ही काम होता है। अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स हैं क्या। Cofactor is a non-protein molecules which carries out chemical reactions that cannot be performed by standard 20 amino acid. Cofactor एक non-protein molecule है, ठीक है। ये वो काम करते हैं कि जो के 20 बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड 20 आप पहले भी पढ़ा है, ठीक है, वो काम नहीं कर पाते, वो कोफैक्टर करते हैं। ऐसा भी कहें कि एंजाइम्स की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है ना, वो विदाउट कोफैक्टर्स के मतलब तो नहीं हो पाएगी। कोफैक्टर्स को हम दो टाइप्स में तकसीम किया है हमने, एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, दूसरे हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब आप यहाँ पर थोड़ा डायग्राम में देख लें, ठीक है। ये एक प्रोटीन है जिसमें कोफैक्टर अटैच नहीं है, तो वो इनएक्टिव प्रोटीन कहलाएगी। विदाउट कोफैक्टर प्रोटीन इज इनएक्टिव। और दूसरी शक्ल में देखेंगे वही कोफैक्टर आके प्रोटीन में अटैच होता है, तो वो प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। कोफैक्टर्स बाइंडिंग एक्टिवेट्स द प्रोटीन। अगर कोफैक्टर प्रोटीन में आकर अटैच हो जाएगा तो वो प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन कहलाएगी। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हम पहले पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को, दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जरूरी होते हैं एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। इसका मिसाल हमारे पास है एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। एंजाइम्स हमारे पास एक है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसको कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। वो कोफैक्टर कौन है, जिंक+2। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिंक+2। जिंक+2 क्या काम करता है, वाटर को फैसिलिटेट करता है, सहूलत मुहैया करता है H+ हाइड्रोनियम आयन देने के लिए, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्साइड आयन जो के कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोजाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर बाइकार्बोनेट बनाता है, जो के पीएच, जो ब्लड लेवल की पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है। और दूसरा मिसाल हमारे पास है हेक्सोकाइनेज। उसका कोफैक्टर क्या है, Mg+2 मैग्नीशियम+2। हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स दैट फास्फोरिलेट्स हेक्सोल 6 कार्बन शुगर फॉर्मिंग हेक्सोस फास्फेट, जिसे हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं, जो कि ग्लूकोज को मतलब तोड़ने में काम आता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। These are the organic molecules required for the proper activity of enzymes. ये भी हमारे एंजाइम्स के लिए ज़रूरी होते हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जैसे कि हमारे पास मिसाल है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेट्स रिक्वायर्ड द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पायरोडिक्सल फास्फेट। ये जो पायरोडिक्सल फास्फेट है वो एक्टिव फॉर्म में विटामिन B6 की। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के टाइप। उसके फिरदौस दो है, टाइप हैं, एक प्रोस्थेटिक। जी फिरदौस है। सर जी। माफ़ कजो तव्हांखे जी डिस्टर्ब सर। कयां पियो ऐं सम्झी सघां थो ॻाल्हि खे। थोरो जेको आहे न इनऑर्गेनिक कोफैक्टर खे रिपीट कजो। जी सर जी। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स वो जो एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर एक्टिविटी के लिए जो काम है, वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक मिसाल है एंजाइम्स है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जिसे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। वो कोफैक्टर कौन है, जिंक+2। जिंक+2 जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ होगा तो वो फैसिलिटेट करेगा किसको, वाटर को H+ आयन देने के लिए और न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्साइड आयन देने के लिए। जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्साइड आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोजाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर बाइकार्बोनेट बनाएगा, जो यूज होता है किस वजह के किसके लिए, ब्लड की पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा है हेक्सोकाइनेज कोफैक्टर Mg+2। और दूसरा हमारे पास एंजाइम्स है हेक्सोकाइनेज, जिसका कोफैक्टर क्या है, Mg+2 मैग्नीशियम+2। हेक्सोकाइनेज इज एंजाइम दैट फास्फोरिलेट्स हेक्सोल 6 कार्बन शुगर फॉर्मिंग हेक्सोस फास्फेट। आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज को कौन मतलब के कैटालाइज करता है, ग्लूकोकाइनेज। ये एक ही बात है, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एक ही बात है। सर ठीक है सर, आगे चलें। जी जी, अॻिते हलो भले।
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के टाइप। एक के प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा है हमारे पास कोएंजाइम्स। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इज ए टाइटली बॉन्ड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ये टाइटली बॉन्ड होता है, ठीक है। ये नॉन अमाइनो एसिड है, ये नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट है किसका, हीट्रोप्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का, ठीक है। ये कोवेलेंटली लिंक होता है किसके साथ, अपोप्रोटीन के साथ। इसके मिसालें हमारे पास फ्लेविन है, हीम ग्रुप है एंड बायोटिन। हीम ग्रुप का तो आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन, ठीक है। फ्लेविन का कलर है येलो। ये केपेबल होता है अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जो फ्लेविन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये या तो एक स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या दो स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और बायोटिन है विटामिन है, ठीक है। विटामिन B7 और B8, ठीक है। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आता है और इसका जो जनरल फार्मूला है वो C10H16N2O3S है। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास दूसरा है कोएंजाइम्स। ए कोएंजाइम इज ए लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इसका मिसाल हमारे पास है NAD+ निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये क्रिटिकल कोएंजाइम्स है। ये हर सेल में मौजूद होता है और ये 1000 मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एज के साथ ये डिक्लाइन होता रहता है। अब हम आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर ये चल रहा है अभी। एन एंजाइम्स विथ इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड इज डिजाइनेटेड एज अपोएंजाइम्स। अपोएंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स का है ना जो, उसे हम अपोएंजाइम्स कहते हैं। द complete complex of a protein with all necessary small organic molecules, metals, iron and other component is termed as holoenzyme of holoprotein। holoenzymes क्या है, आपको पता होगा कि यूलर ने 1932 को प्रपोज किया था कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं वो अपनी कंप्लीट एक्टिविटी शो करते हैं, हम उन्हें holoenzymes कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट के बारे में कि सबस्ट्रेट है क्या। द रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट। बायोकेमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के तौर पर कोई चीज काम आए, रिएक्टेंट मतलब कि आमिल के तौर पर कोई काम आए, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। When a substrate binds to an enzyme, it forms an enzyme substrate complex। जब सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम्स के साथ अटैच हो जाता है तो वो बनाता है एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सबस्ट्रेट आया, ये एंजाइम्स के साथ ज्वाइन हुआ, ये सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जो बाद में जो बनेगा वो एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो प्रोडक्ट बनने के जब करीब होगा ना, तो इसे हम कहेंगे ES कॉम्प्लेक्स और उसे हम कहेंगे EP कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स मतलब कि एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनने के करीब होगा उसे हम EP कॉम्प्लेक्स कहेंगे। मतलब जी आवाज कौन पे है? सही है शुरू करो। हाँ, EP कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फिदा हुसैन ये मिटाई छो जी, ये जगह लिखी छॾिया आहिनि ॿारनि। जी सर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जने जबकि प्रोडक्ट बनने के करीब आएगी तब हम उसे कहेंगे एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब हम आगे चल रहे हैं। साइट्स ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। Enzymes are synthesized by ribosomes which are attached to the rough endoplasmic reticulum। Enzymes को synthesize कौन करता है? राइबोसोम करते हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। आप पढ़ाएं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। सेल ऑर्गेनल्स है, उसके 2 टाइप हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम करता है और राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स इज कैरीड बाय DNA। और जो इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन सा एंजाइम्स बनाना है वो सारी की सारी DNA कोड करता है कि किस टाइप की एंजाइम्स बननी है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म ए स्पेसिफिक एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू द DNA कोड। अमाइनो एसिड जो कि मौजूद होते हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ, वो जो DNA का कोड आता है, ठीक है, उसके ही अकॉर्डिंग मतलब कि उस एंजाइम्स को बनाते हैं, जो DNA कोड करके देता है कि कौन सी
कौन सी एंजाइम से बनानी है, किस टाइप की एंजाइम से बनानी है, वही बना के देंगे। अब हम पढ़ेंगे इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स। पहले पढ़ेंगे इंट्रासेल्युलर के बारे में कि इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स हैं क्या। Intracellular enzymes are synthesized and retained in the cell for the use of cell itself. Intracellular enzymes के सेल के अंदर ही बनते हैं, वहाँ पर फंक्शन करते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटालाइसिस, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, और दूसरा एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन रिडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में रिडक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं हम उन्हें इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल बट सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली। ये भी जो एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, ये भी सेल के अंदर ही बनते हैं, लेकिन इनका अगर बाहर फंक्शन है तो वहाँ से सेल से सीक्रेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और बाहर ही अपना फंक्शन सरंजाम देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियास। डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, आर नॉट यूज्ड बाय द सेल इन द पेनक्रियास, जो कि सेल के जरिए पेनक्रियास में इस्तेमाल नहीं होता, बट आर ट्रांसपोर्टेड टू द ड्यूडेनम, जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पर? ड्यूडेनम, उसका वहाँ पर फंक्शन होता है। पेनक्रियास के अंदर तो बनता है, पेनक्रियास में काम नहीं करता, क्योंकि पेनक्रियास के अंदर उनका काम ही नहीं है। वो हर एंजाइम का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हर एंजाइम हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि एक एंजाइम हर सबस्ट्रेट के लिए काम करता हो, नहीं। रिएक्शन होगा सबस्ट्रेट के साथ जो उसके एक्टिव साइट जैसा ही हो। अब जो पेनक्रियास के अंदर बन रहा है एंजाइम्स और बाहर सीक्रेट आउट होकर ड्यूडेनम में जा रहा है, उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहेंगे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक। एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की एनर्जी को लो करके एंजाइम से जो स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। उनकी मौजूदगी एंजाइम्स के मतलब के नेचर और उसकी एंड प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट इज ईच एंजाइम्स कैन कैटालाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। वो अपने काम में हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली मखसूस होते हैं अपने काम में, ठीक है। वो एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सेलरेटेड केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। अगर थोड़ी भी पीएच कम ज़्यादा हो गई, जैसे आप पढ़ाएं पेप्सिन की पीएच कितनी है? 1.4, ठीक है। वो 1.4 के अंदर ही काम करेगा। 1.4 से ऊपर चढ़ गई या नीचे चली गई, पीएच की वैल्यू आगे पीछे हो गई, तो एंजाइम से पेप्सिन काम नहीं करेगा। और ये सेंसिटिव ऑफ टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर भी बढ़ गया, बॉडी टेम्परेचर पे ये काम करते हैं जो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 100 पर पहुंच गया टेम्परेचर, तो ये कम्प्लीटली एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कम्प्लीटली मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया तो ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं कर पाएंगे। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो भी एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर मिसाल देता चलूँ कि मैं अगर एक मजदूर है, ठीक है, वो काम कर रहा है, अगर उसको आप एक काम दोगे तो वो आसानी से कर देगा, लेकिन उसको 2 3 4 काम दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम की कंसंट्रेशन बढ़ गई। यहाँ पर वही मसला है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो एंजाइम्स काम नहीं कर पाते। अब ये टर्नओवर नंबर, ये क्या है? टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाय वन एंजाइम्स मॉलिक्यूल। जितने भी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं एक मिनट में एक एंजाइम से, उसे हम टर्नओवर नंबर कहते हैं। ये जो टर्नओवर नंबर कैटालिस टर्नओवर नंबर है 6 × 106 पर मिनट। इतने एंजाइम, इतने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एक मिनट में कैटालाइज हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी थोड़ी नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर, इसके नेम कैसे दिए गए, ठीक है। An enzyme is named according to the name of the substrate it catalyzes.
हर एंजाइम्स को उसके सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट के जैसा ही नाम दिया गया है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, ठीक है। सम एंजाइम्स वर नेम्ड बिफोर ए सिस्टमिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम्स वाज फाउंड। अब एग्जांपल देख लें, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन। बाय एडिंग सफिक्स, हर एंजाइम्स के सफिक्स जो ए एस ई लगा हो आखिर में, सफिक्स मतलब आखिर में ए एस ई लगा हो, तो आप समझना ये एंजाइम्स है। एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का जहाँ नेम खत्म होगा वहां से उसको स्टार्ट करेंगे सफिक्स लगाना, प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स ए एस ई लगाना है, एंजाइम्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास, देखते हैं। एंजाइम्स फॉर कैटालाइजिंग द हाइड्रोलाइसिस इज टर्म्ड एज हाइड्रोलेज। एग्जांपल आप देख लें, माल्टोज, ठीक है। जो माल्टोज को एंजाइम माल्टोज के ऊपर काम कर रहा है उसको माल्टोज ओएसई को कट करके माल्टेज लगा दिया, ठीक है। माल्टोज प्लस वाटर रिएक्शन कर रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। अब जो माल्टोज के ऊपर माल्टोज को मतलब कि माल्टोज की ब्रेक डाउन हो रही है, वो कौन करवा रहा है? माल्टेज एंजाइम्स। ये देख लें आप, सबस्ट्रेट जैसा ही नाम है, ठीक है, लेकिन सफिक्स लगाकर उसे नाम उसका चेंज कर दिया गया है। माल्टोज का माल्टोज से माल्टेज निकल गया। अब हम आगे चलेंगे, इसकी थोड़ी एग्जांपल है वो देखेंगे, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। इसको थोड़ा रिपीट करें फिदा, इसको लास्ट वाले। हाँ, यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि जो सबस्ट्रेट के जैसा ही नाम दिया गया है एंजाइम्स को, जैसा सबस्ट्रेट वैसा एंजाइम्स, लेकिन उसके सफिक्स लगाना है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है। ए एस ई का मतलब एडिंग करनी है, ए एस ई की एडिंग करनी है, ठीक है। जैसे आप हमारे पास यहाँ पर मिसाल देख रहे हैं, ठीक है, माल्टोज है, ठीक है। माल्टोज का जो एंजाइम्स है वो माल्टेज है। माल्ट को माल्ट निकाल के उसके साथ सफिक्स ए एस ई बाकी ऐड 5 मिनट आइन पाणवट। सर 5 मिनट में वाइंड अप करना है इंशाल्लाह। माल्टोज माल्टोज मतलब कि माल्टोज से उसका नाम निकला है, माल्टोज से माल्टेज। थैंक यू। कुछ एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लैक्टोज, जो उसके ऊपर एंजाइम्स काम कर रहा है, जो एंजाइम्स को कैटालाइज कर रहा है, वो कौन है? लैक्टेज, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन रही है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बन रही है, ठीक है। फिर वही मिसाल जो हम पहले भी पढ़ा है, माल्टोज, माल्ट को अलग करके, ठीक है, ओएसई को निकाल के हम एएसई का सफिक्स ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा उसको माल्टेज। माल्टेज माल्टो से माल्टेज माल्टो से माल्टेज, ठीक है। सेल्यूलोज, ये आप ही कर देंगे कि सेल्यूलोज, सेल्यूलेज, लिपिड, लाइपेज, स्टार्च से अमाइलेज, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीएज, ठीक है। थैंक यू सो मच। बस यहीं तक हमारी प्रेजेंटेशन थी, और उर्दू थोड़ी मेरी कच्ची है इस वजह से थोड़ा, लेकिन सिंधी में बताता तो और भी अच्छा बताता, ज़बरदस्त लेकिन मैं ज़बरदस्त फिदा हुसैन, तव्हां प्रेजेंटेशन आपने ज़बरदस्त दी है। थैंक यू सर। थोड़ा सा ये है कि आगे जो बच्चे देंगे प्रेजेंटेशन वो भी आगे आएँ, वो भी प्रेजेंटेशन दें। जिस तरीके से फिदा हुसैन ने ज़बरदस्त मेहनत की है, पीपीटी अच्छी बनाई है, और ये है कि आगे चल के ये दुआएं हैं कि आप डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। थोड़ी बहुत जो इंशाल्लाह कमी पेशी है वो ज़रूर होती है। ये है कि आइंदा जो भी प्रेजेंटेशन बनाए, एक तो अगर कोशिश करें लैपटॉप यूज़ करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो लकीरें निकाल रहे हैं ना, इनके लिए एक अलग सेशन रखेंगे, वो लकीरें निकालें। बहरहाल फिदा हुसैन के लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन सर। सक्सेसफुल रही। बाकी जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, इस कुछ चीज़ें जो बुक के हवाले से जो रह गई हैं, वो हम इसको नेक्स्ट में इसको रिपीट करवा लूँगा। तो जो थोड़े बहुत बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं, तो वो आपके जो है ना क्लियर हो जाएंगे। और सेकंड बात ये कि कोशिश करें कि बुक पे रहें, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत सारी अपना फिदा हुसैन ने दी है। इसके लिए फिदा हुसैन थैंक यू सो मच, कि बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे भी सीखने के लिए मिली और स्टूडेंट को भी मिली। और आगे जो प्रेजेंटेशन देना चाहता है वो नाम लिख ले। कल इंशाल्लाह ताला हम सुबह 6 बजे ज्वाइन कर, पौने 6 बजे आप ज्वाइन कीजिएगा, 6 बजे इंशाल्लाह ताला मैं जो है लेक्चर को स्टार्ट करूँगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो इस टॉपिक के हवाले से, तो आप ग्रुप में जो है सवाल आप अपने छोड़ें, तो वहाँ पे हम जवाब आपको देंगे। अब अभी तक के लिए इतना ही, तो वाइंड अप करें मीटिंग को। यस सर। हाँ, फिदा हुसैन एक दफ़ा वरी तव्हांखे मुबारकूं, तव्हांजी प्रेज़ेंटेशन ॾाढी भली हुई।
थैंक यू सो थैंक यू मच। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।